नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से सभी का स्वागत है रामबाण बैच के अंदर। और जो विद्यार्थी ये यूट्यूब पे देख रहे हैं और एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे आपको मिलता है सारी यूनिट के यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड ई नोट्स, जिसको आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज 300 प्लस टेस्ट जो हैं, इसके अंदर आपके टीएलटी हैं, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, और 50 प्लस यहाँ पे आपको एफएलटी मिलेंगे। और इसका जो प्राइस है वो केवल 1499 रुपये है। आप इसको अभी अगर आपने नहीं लिया है तो आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड करें और ऐप से आप ले सकते हैं। आज अपन शुरू कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 जो है वो है एमपी हिस्ट्री। वैसे ये विषय ऐसा है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो सिद्धों और तांत्रिकों की भूमि, जहाँ के कण कण से आपको इतिहास की लहराती हुई तलवारें, एक समृद्ध इतिहास के दर्शन होते हैं। अगर आप पूरी गहराई के साथ मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारा इतिहास इतना समृद्ध है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस पर उचित प्रकाश नहीं डाल पाए। ये विषय पढ़ाने की इच्छा मेरी काफ़ी सालों से थी। आप विश्वास कीजिएगा, जब से 2010 एमपीपीएससी से मैं जुड़ा हूँ और अभी 2022 आ गया, लगभग 12 साल से मेरी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश के इतिहास को मैं एक बार पढ़ाऊँ। पहली बार नियति ने ऐसा अवसर दिया कि इस सब्जेक्ट के साथ मेरे को डील करने का मौका मिल रहा है। आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़बरदस्त। और आपको प्री मेंस इंटरव्यू इस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम कहीं नहीं आने दूंगा। देखिए, आज अपन ओवरव्यू में ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास को डील कैसे करते हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में कठिनता लाते हैं, और क्यों हमें एमपी हिस्ट्री याद नहीं होती है। तो इन सब समस्या समाधान के साथ इस पहले लेक्चर में अपन एमपी हिस्ट्री के सिलेबस को और पढ़ने के तौर तरीकों को और प्रश्न को सही करने के तौर तरीकों पे चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही कुछ चीज़ों पे आगे भी देखेंगे कि टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो अपना मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसको आप इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करके ही पढ़ सकते हैं। जो भारतीय इतिहास है उससे आप कनेक्ट करके इसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको पैरेलल लेके चलेगी। मतलब आप ऐसा समझिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री लगभग हर विद्यार्थी अच्छे से पढ़ के रखता है, तो आपको वही जो उसके अंदर आपको टाइमलाइन दी गई हुई है, उसी टाइमलाइन के साथ आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। ये आपकी टाइमलाइन हो गई, ये इंडियन हिस्ट्री हो गई, ये एमपी हिस्ट्री हो गई। पहली चीज अपन देखते हैं इतिहास का प्रारंभ से पूर्व। ठीक है, यहां पे इंडियन हिस्ट्री में अपन देखते हैं कि ऐतिहासिक काल जो है उससे पहले जो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में अध्ययन करना। तो एमपी हिस्ट्री में भी इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रमाण, ऐतिहासिक स्थल, उसके बारे में चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे अपन लोग। इसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे स्टोन एज में या पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में जब भारत में और विश्व में ये था, तब मध्य प्रदेश में क्या सिनेरियो था, मध्य पाषाण में, फिर नव पाषाण के अंदर। ठीक, फिर अपन आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, वर्ल्ड क्लास अर्बनाइज्ड, पूरी नगरीकृत एक सभ्यता पूरे विश्व का परचम लहराती था, उस समय मध्य प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता का आगमन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अपन एक प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी सैंधव स्थल या हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसके पीछे भी कारण है हमारे यहाँ की समृद्ध भौगोलिक व्यवस्थाएं। समझिए इस चीज को आप। समृद्ध भौगोलिक व्यवस्था को ऐसे समझिए, जैसे ये अपना भारत है, ये भारत है, ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये आपका सिंधु नदी तंत्र है पूरा। जो सिंधु व्यवस्था है वो यहाँ डेवलप हुई, यहाँ से ये राजस्थान में कालीबंगा पर आ गई। ठीक है, तो ये जो अपना मध्य प्रदेश वाला भाग है, इस क्षेत्र में आने में क्या समस्या आ रही है भाई। ठीक है, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया आपका चंबल नदी से कवर्ड है। ये पूरा जो हमारा एरिया है, ये पूरा चंबल नदी से कवर्ड है। यहाँ वाला एरिया, अगर जैसे मान लो कालीबंगा में ये हड़प्पावासी अगर आ गए, ठीक है, तो यहाँ का ये बंद जो है वो चंबल नदी का है। उसके अलावा जो आकर्षण था इन लोगों का, वो गंगा का मैदानी प्रदेश था।
ठीक है। फिर क्योंकि ये सभ्यताएं इधर से जब गंगा नदी और यमुना के दोआब क्षेत्र में चली गई तो यहां से इन लोगों ने इधर जाना उचित समझा। उसके अलावा आज भी जैसे आप देखते हैं वन क्षेत्र अपना बालाघाट में सर्वाधिक है, तो उस समय वनों की स्थितियां बहुत जबरदस्त रही। यहां आप देखेंगे तो सतपुड़ा और मेकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये सघन वन क्षेत्र है, विंध्यन कगारी प्रदेश है, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से हमारा मध्य प्रदेश इतना ज्यादा आबद्ध रहा, इतना ज्यादा कठिन वाला रहा कि भाई सामान्य रूप से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इन भौगोलिक कारणों के कारण से ही सिंधवासी जो हैं उनका आगमन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वैली जब सिविलाइजेशन चल रही थी तो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभ्यताओं का विकास नहीं हो रहा था, हो रहा था। अब जब वैदिक एज के साथ अपन आते हैं तो जब वैदिक एज में आर्य सप्त सिंधु रीजन से निकलकर गंगा यमुना के मैदान में आए, तो जब वो गंगा में यमुना के मैदान में आए तो यहाँ से पहली बार आपका जो बघेलखंड वाला भाग है इस क्षेत्र से आर्यों का प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ। और आर्य जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक विशेषीकृत सभ्यता अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग रूप से अपने आप में समृद्ध है। हालांकि अनार्यों पर जो है उनकी जो टिप्पणी है, क्योंकि वो उन्हें श्रेष्ठ नहीं मानते थे, इस कारण से उन्होंने इस बारे में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। किंतु यहाँ के ऐतिहासिक पद चिन्हों को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे काफी सारी सभ्यताओं के चिन्ह मिलते हैं। उन सारे प्लेसेस, उन सारे राजवंशों के बारे में वे अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद रामायण कालीन ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, वैदिक कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्रोत है, ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार से दृष्टिगत होती है कि किंवदंती या कहानियों में है। क्योंकि कुछ राजा हमारे ऐसे मिलते हैं जिसमें परशुराम जी भी आ जाते हैं, है ये राजवंश आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो उनको थोड़ा सा हमें किंवदंती और कथानक वाला जो पार्ट है वहां से निकाल के ओरिजिनल हिस्ट्री के माध्यम से अपन लोग उसको पढ़ेंगे। वैदिक एज के बाद जो है, जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय काल आता है, तब तक मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवान्वित हो चुका था। अवंती वाला जो महाजनवाद पद वाला पार्ट है, ये अपने आप में अपने जो लोह युग आ गया था, तो लोहे के हथियारों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस था। अवंती के राजा जो थे वो बौद्ध की शरण में भी रहे, ठीक है, बौद्ध धर्म को कुछ मात्रा में संरक्षण भी दिया। इस कारण से मगध के इतिहास के साथ मध्य प्रदेश का इतिहास भी जुड़ जाता है। इसके बाद सीधा सीधा भारत में आता है राजसत्ताओं का इतिहास, और मध्य प्रदेश में यहीं से शुरू हो जाता है क्रमबद्ध राजवंशों का उद्भव। तो प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें कुछ राजवंशों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है, जैसे बघेलखंड है, कारुश राजवंश आप देखेंगे, ठीक है, मंदसौर वाला क्षेत्र है, वहां पे आप कुछ और राजवंश देखेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह। फिर गुप्त काल के आसपास का सेक्शन आएगा। उत्तर गुप्त काल में क्या होता है कि मध्य प्रदेश में राजवंशों, क्योंकि जब गुप्त बिखर जाते हैं तो क्षेत्रीय सामंत और क्षेत्रीय गुप्त शासक जो हैं अलग लोगों के द्वारा अलग अलग राजवंश स्थापित होते हैं, तो वहां के बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास को आप मेरे साथ बेहतरीन तरीके से इस पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। रामबाण बैच अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप लोगों को लेना है। एमपी हिस्ट्री में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। मैं बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा, सारा फैक्ट कंप्लीट कराऊंगा। मैंने इस तरह की रणनीति बनाई कि एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो और इस विषय से आपका जुड़ाव इस तरह से हो कि मध्य प्रदेश की जो वीर गाथाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो युद्ध हैं, मध्य प्रदेश के जो अभिलेख हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो स्वर्णिम इतिहास के पन्ने हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से जान पाएं और आपको अंदर से गौरव हो कि हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूं। निश्चित रूप से धन्यवाद साथियों। मैं गुरुजी GLC IAS से इंट्रो वीडियो में आपका स्वागत।